जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला है सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है। तो सल्फर जो है थायमीन और बायोटीन का आवश्यक घटक होता है, ध्यान रखिए। सल्फर किस विटामिन का आवश्यक घटक होता है, तो थायमीन और बायोटीन का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है थायमीन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है और बायोटीन विटामिन एच का रासायनिक नाम है, ठीक है दोस्तों। अगला है किडनी में पथरी के बनने से रोकता कौन है। यानी कि जो हमारे शरीर बॉडी पेट में किडनी में पथरी बनती है गुर्दे में, तो किस कारण से बनती है, ध्यान रखना। बनती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। तो हमारे जो बॉडी में या किडनी, गुर्दे या पित्त की थैले में जो पथरी होती है, तो वो क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट होती है, ध्यान रखना। कैल्शियम ऑक्सलेट ही पथरी का रूप होता है, ध्यान रखना। तो किडनी में पथरी को बनने से कौन रोकता है, तो मैग्नीशियम जो धातु होती है Mg, वो किडनी बनने से रोकता है, ध्यान रखना। किडनी में पथरी बनने से, सॉरी, किडनी में पथरी को रोकता है बनने से मैग्नीशियम धातु। तो जिन चीज़ों में मैग्नीशियम पाई जाती है उन चीज़ों को अधिक खाने का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो किडनी में पथरी बनने से कौन रोकता है, मैग्नीशियम धातु Mg, ठीक है। अगला है रुधिर का थक्का जमने के लिए किसका होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, रुधिर का थक्का जमने के लिए या रुधिर का थक्का बनने के लिए विटामिन के और कैल्शियम दोनों की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होनी चाहिए, ध्यान रखना। जिम्मेदार होते हैं कौन, विटामिन के और कैल्शियम। रुधिर का थक्का तभी बनता है अगर विटामिन के और कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो शरीर में रुधिर का थक्का नहीं बनता, यानी कि ब्लड जमता नहीं, ठीक है दोस्तों। अगला, प्रेरणा प्रसारण के लिए आवश्यक आयन कौन से होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ध्यान रखना। Na और के, ये क्या होता है, सोडियम Na होता है, पोटेशियम के होता है। तो प्रेरणा प्रसारण के लिए आवश्यक आयन कौन होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, ध्यान रखना। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो कैल्शियम फास्फेट, ठीक है दोस्तों। अगला, किसकी कमी से क्रेटिनिज्म, मंदबुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि और बौना रोग हो जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से इसको हम घेंघा रोग भी कहते हैं, ध्यान रखना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्रिटिनिज्म, ध्यान रखना। मंदबुद्धि और बौना बालक होता है किसकी, आयोडीन की कमी से, ठीक है। इसलिए जिन बच्चों को ये रोग हो गया है उसको आयोडीन युक्त नमक खिलाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथि से, ध्यान रखनी है। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस उपापचय के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो गैस्ट्रिन, ध्यान रखना। अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, गैस्ट्रिन, ठीक है दोस्तों। आंत रस में पाया जाने वाला एंजाइम एरिप्सिन प्रोटीन के किस अवस्था पर क्रिया करता है, तो पॉलीपेप्टाइडों पर क्रिया करता है, ध्यान रखना। आंत रस में पाया जाने वाला एंजाइम एरिप्सिन प्रोटीन किस अवस्था पर क्रिया करता है, तो पॉलीपेप्टाइडों पर क्रिया करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, आग्नेयाशय रस स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो सेक्रेटिन, ध्यान रखना। आग्नेयाशय को आग्नेयाशय रस स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्प्रेरित करता है, तो सेक्रेटिन उत्प्रेरित करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, हेप्टोक्राइनिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ग्रहणी से, ध्यान रखिएगा। हेप्टोक्राइनिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ग्रहणी से, ध्यान रखिएगा। अगला है, पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो आग्नेयाशय रस को प्रदान की गई, ध्यान रखना। पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो आग्नेयाशय रस को। आग्नेयाशय रस पूर्ण भोजन का पाचन करता है। और दोस्तों, ये पूछा जाता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ध्यान रखना।
अगर पूछे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा कैसे देंगे, पूर्ण पाचक रस कौन है, तो अग्न्याशय रस है। और अगर पूछा जाता है कि पूर्ण यानी संपूर्ण भोजन कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों। अगला है, यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिणत करने हेतु कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ये होता है ग्लूकैगोन। ध्यान रखना, यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिणत करने हेतु कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ग्लूकैगोन सहायक होता है। ध्यान रखना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने के लिए कौन सहायक होता है हार्मोन, तो ग्लूकैगोन। ठीक है दोस्तों। अगला है, एक एक साथ अंतः तथा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी, अग्न्याशय। अग्न्याशय को अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि कहा गया, दोनों है, ध्यान रखना। तो एक साथ अंतः तथा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी, अग्न्याशय। तो अग्न्याशय को अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि माना गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, भूख तथा तृप्ति किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित। तो भूख और तृप्ति जो होती है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। ध्यान रखना, भूख तथा तृप्ति किसके द्वारा नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला है, विटामिन ए तथा डी कहाँ संचित रहता है, तो यकृत में। लीवर जो होता है, तो विटामिन ए और विटामिन डी का संचित करता है। लीवर का काम होता है विटामिन ए तथा विटामिन डी का संचित करना, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि विटामिन ए तथा विटामिन कौन संचित करता है, तो लीवर यकृत करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, इंसुलिन के अधिक स्रावित होने से कौन सा रोग हो जाता है, तो अगर इंसुलिन के अधिक स्रावित होने लगे तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, ध्यान रखना। इंसुलिन का यदि अधिक स्रावित होने लगे तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बैटिंग एवं वेस्ट ने। ध्यान रखना, इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैटिंग एवं वेस्ट ने, ध्यान रखिएगा। अगला है, मल में दुर्गंध किसके कारण होता है, तो एंडोल एवं स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। ध्यान रखना दोस्तों, मल जो होता है हमारा, उसमें एंडोल एवं स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण उसमें गंध आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है, तो 1.5 से 2 लीटर के बीच। ध्यान रखना, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 लीटर से 2 लीटर स्रावित होता है। ध्यान रखना, स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है, तो 1.5 से 2 लीटर, ध्यान रखिएगा। अगला है, जठर रस किन ग्रंथियों से स्रावित होता है, जठर रस का आमाशय से निकलता है, तो जठर रस किन ग्रंथियों से स्रावित होता है, यानी कि निकलता है, तो पाइलोरिक ग्रंथियों से। ध्यान रखना, जठर रस कैसे निकलता है, पाइलोरिक ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, आमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, आमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल का स्राव किससे होता है, ऑक्सीटिक्स कोशिकाओं से। ध्यान रखना, ऑक्सीटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑक्सीटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ध्यान रखना। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, पित्त में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, ध्यान रखना। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि पित्त रस में क्या पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, पित्त रस में। अगला, पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।